नमस्कार, एबीपी गंगा में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित भी, उनके पास आपको लिए चलते हैं। बिल्कुल दीपा, खबरों का अब रुख करते हैं और बात आज बड़ी खबर क्या रहने वाली है उसकी करते हैं। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती है। चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर दिल्ली के किसान घाट पर उनकी समाधि स्थल पर सुबह सुबह रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी किसान घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। अब दो तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे किसान घाट पर किस तरीके से नमन किया जा रहा है, तमाम लोग वहां पर पहुंचे। दूसरी तस्वीर में आपको राकेश टिकैत नजर आएंगे, भाकियू के प्रवक्ता हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद किसान घाट पर ही यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर जयंत चौधरी ने परिवार के साथ यज्ञ भी किया। यज्ञ में राकेश टिकैत ने भी अपनी आहुति दी। इस मौके पर राकेश टिकैत रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के राइट साइड में बैठे हुए दिखाई दिए। हम आपको ये दो तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रहे हैं जब वहां पर यज्ञ हुआ और उस वक्त जयंत चौधरी के राइट साइड में बैठे हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं। दिल्ली में किसान घाट की तस्वीर है जहां पर पुष्पांजलि पहले चौधरी चरण सिंह को अर्पित की गई, उसके बाद यज्ञ का भी आयोजन किया गया। उस यज्ञ में राकेश टिकैत किसान नेता भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने भी आहुति दी। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है। इस मौके पर सुबह सुबह किसान घाट पहुंचे जयंत चौधरी, वहां पर पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के और भी लोग यहां पर दिखाई दिए। यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में रालोद के कार्यकर्ता, समर्थक, नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही राकेश टिकैत भी यहां पर दिखाई दिए। अब कितने बड़े नेता, किसान नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह प्रभाव रखते थे, वो भी अपने आप में जग जाहिर है और आज का मौका अपने आप में बहुत खास हो जाता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जयंत का इलाका अखिलेश के लाल पताका की और इसके लिए आपको ले चलते हैं मेरे साथी गुंजन के पास। बिल्कुल दीपा, जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता दूं। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी कर्मभूमि अलीगढ़ के इगलास में आज संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ के जाटलैंड के नाम से मशहूर इगलास क्षेत्र में बड़ी जनसभा होनी है और खास बात यह है कि जाटलैंड के नाम से मशहूर अलीगढ़ की 2 सीट खैर और इगलास आरक्षित सीट है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी एक ही मंच पर एक साथ नजर आएंगे। रैली में टिकटों के दावेदार अपनी ताकत भी दिखाएंगे। बता दें अभी अखिलेश जयंत में टिकटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में आज रालोद और सपा दोनों अपना दमखम दिखाने वाले हैं। 2022 से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल एक बार फिर से संयुक्त रैली करने जा रही है। तो आज हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे अखिलेश और जयंत। जयंत का इलाका अखिलेश का लाल पताका, इसीलिए हम कह रहे हैं जाटलैंड में एक साथ गरजेंगे जयंत और अखिलेश। कुछ हाईलाइट से आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ में सपा रालोद की संयुक्त रैली दूसरी मर्तबा होने जा रही है। चौधरी चरण सिंह की जयंती का मौका है आज और इसलिए महारैली का आयोजन हो रहा है इगलास में। रैली को सफल बनाने के लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं और अंत तक जुटे रहेंगे। इगलास चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है, इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाती है ये धरती। 150 बीघे में होगी सपा रालोद की महारैली और अलीगढ़ की खैर और इगलास आरक्षित सीटें हैं। टिकटों के दावेदार अपनी अपनी ताकत यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे। मेरठ के बाद पहली जो संयुक्त महारैली हुई थी वो मेरठ में हुई थी। मेरठ के बाद जयंत अखिलेश की दूसरी ये महारैली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत एक मंच से हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। अब 2017 में किसकी कितनी सीट, ये भी आप समझिए। पिछले चुनाव की हम बात कर रहे हैं, 2017 में किसको कितनी सीटें मिली। पार्टी सबसे पहले बताते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को 109 सीटें यहां पर मिली, समाजवादी पार्टी को 21 सीटों,
का फायदा यहां पर हुआ। बसपा को 3 सीटें मिली और साथ ही कांग्रेस के खाते में 2 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गई और रालोद को 1 सीट यहां पर मिली। कुल 136 सीटें किसको क्या मिला 2017 में, वो विस्तार से हमने आपको बताया। अब सीधे आपको एक बार फिर से ले चलते हैं गुंजन के पास। गुंजन। बिल्कुल दीपा, आज ये संयुक्त रैली होने जा रही है और ये रैली क्या कमाल करेगी ये देखने वाली बात होगी। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, 2017 में आरएलडी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, 1 सीट जीती। इस बार सपा के साथ गठबंधन, आज संयुक्त रैली भी होनी है, क्या तैयारी और किस तरीके से लग रहा है इस बार, क्योंकि अखिलेश यादव को हम देख रहे हैं लगातार वो विजय रथ को आगे लेकर चल रहे हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज की रैली में क्या खास? देखिए गुंजन, देखिए बिल्कुल मैं इस समय रैली स्थल पर मौजूद हूं और देखिए जिस जगह में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं सबसे पहले तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि कार्यक्रम को किस तरह से भव्य रूप देने की कोशिश की गई है। आज ये मानिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर जो ब्रज क्षेत्र में एक बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक ऐसा चक्रव्यूह कहा जाए रचने की कोशिश की है जिसमें बीजेपी को पूरी तरह से कहा जाए उस चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश है। किसान आंदोलन, खासकर जाटों में नाराजगी और उसके बाद जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव, एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, एक कहा जाए एक जातिगत एक मजहबी कॉम्बिनेशन जो तैयार किया गया है, उसको किस तरह से बीजेपी तोड़ेगी ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देख सकते हैं किस तरह से एक भव्य मंच तैयार किया गया है और भव्य मंच में हाइट देकर एक पूरा स्टेज बनाया गया है जहां जो दोनों लीडरान हैं वो यहां से संबोधित करेंगे। 3 रंग नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का लाल और हरा जो झंडे का कलर है, इसके साथ ही आरएलडी का हरा और सफेद, तो 3 रंग हैं, लाल, सफेद और हरा। और एक खास बात यह है कि आज जिस तरह से लाल टोपी वालों को रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी बताया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इसलिए स्पेशली एक मैसेज देने के लिए, काउंटर देने के लिए आज जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो लाल रंग पहने हुए नजर आएंगे, बल्कि और दूसरे जो कहा जाए और जो कार्यकर्ता हैं आरएलडी के वो हरे रंग पहने हुए नजर आएंगे, लाल कैप हरा कैप, ताकि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, हरा रंग सद्भाव और शांति का प्रतीक है। ये पूरा जो मैसेज है वो आज यहाँ से दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि बहुत कहा जाए एक 100 बीघे की जमीन में एक रैली स्थल को यहाँ आयोजित किया जा रहा है। न केवल अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और कासगंज, एटा, तो ब्रज क्षेत्र का जो आगरा अलीगढ़ मंडल के बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की जुटने का लगातार ठीक है नितिन, ठीक है, क्योंकि वहां से संदेश देने की कोशिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे भी बहुत खास है, आरएलडी के लिए भी, अखिलेश के लिए भी, दोनों मिलकर मंच से जब हुंकार भरेंगे तो क्या कुछ कहेंगे वो भी दर्शक सुनेंगे। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखेगा कैसे तैयारियां वहां पर चल रही हैं, वो भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गणित क्या है वो भी आप समझिए। मुस्लिम 27% यहाँ पर है, जाटों की संख्या है 17%, दलित 25% यहाँ पर है, गुर्जर 4% यहाँ पर है और राजपूत है 8%। ये जो अलग अलग प्रतिशत में आपको हम बता रहे हैं कि कौन कितना प्रभाव रखता है, कौन बड़ा फैक्टर है, वो किसके साथ जाने वाला है, ये बहुत अहम हो जाता है। पश्चिम में रालोद की ताकत कितनी है वो भी आपको समझाते हैं। 13 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है आरएलडी का। जाट वोट पर अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। जाट मुस्लिम बहुल क्षेत्र का फायदा यहाँ पर मिलेगा अखिलेश को भी और रालोद को भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम समीकरण बेहद हिट रहा है अभी तक। पिछले चुनाव को अगर उठा करके देखते हैं तो ये माना जाता है रालोद के गठबंधन का सपा को पूरा फायदा मिलेगा क्या, इसको लेकर भी तमाम बातें चल रही हैं कि रालोद के साथ में गठबंधन तो कर लिया है अखिलेश ने, लेकिन क्या फायदा मिलने वाला है, इसका फायदा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ये एक्सेप्ट करेंगे कि अखिलेश और रालोद एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो यूपी में अब बात करेंगे 10 दिनों में पीएम मोदी के दूसरे काशी दौरे की। तो काशी में श्वेत क्रांति, जी हाँ, काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य काशी भव्य काशी अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज वाराणसी में दिखाई देंगे। करीब 2.5 घंटे के काशी दौरे में पीएम मोदी पिंडरा के करखियाव में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित आज करने वाले हैं। पीएम दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए पोर्टल और डेयरी मार्ग को भी लॉन्च आज करेंगे।
साथ ही पीएम जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भेजेंगे और इसके अलावा वाराणसी के 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 दिन के भीतर ये दूसरी मर्तबा है जब वाराणसी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। वो दोपहर करीब 12 बजे के आसपास काशी पहुंचेंगे। तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम करखियाव औद्योगिक क्षेत्र में 475 करोड़ रुपए की बनास काशी संकुल परियोजना की नींव भी आज रखने वाले हैं। तमाम जो कार्यक्रम है वो भव्य वहां पर होंगे। ऐतिहासिक कार्यक्रम को बनाने की पूरी तैयारी हो रही है काशी में। अब देखिए मोदी का मिशन पूर्वांचल क्या है वो भी आपको समझाते हैं। 15 जुलाई को वाराणसी पहुंचे थे। अभी तक कितनी बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं वो आपको समझा रहे हैं। 15 जुलाई को वाराणसी पहुंचे, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद जुलाई से अक्टूबर में आ जाइए 20 अक्टूबर को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उसके बाद 25 अक्टूबर सिद्धार्थनगर पहुंचे, 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। उसके बाद आगे बढ़िए 16 नवंबर को सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। उसके बाद 7 दिसंबर की तारीख जब गोरखपुर पहुंचे, वहां पर एम्स का उद्घाटन किया, एम्स की सौगात दी। उसके बाद 13 दिसंबर को वाराणसी पहुंचे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और उसके बाद 21 दिसंबर यानी कि प्रयागराज पहुंचे, वहां पर महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हुआ और उसके बाद 23 दिसंबर वाराणसी पहुंचेंगे। बनास प्लांट का शिलान्यास वो करने वाले, यानी कि आज का दिन 21 तारीख को पहुंचे। उसके बाद मातृशक्ति को किस तरीके से वहां पर नमन किया गया, महाकुंभ मातृशक्ति का हुआ वो भी आपने देखा। उसके बाद ये दूसरी मर्तबा आ रहे हैं वाराणसी। 10 दिनों के भीतर 23 दिसंबर यानी कि आज बनास प्लांट का शिलान्यास करेंगे। अब मोदी का गोपाल योजना है क्या? मोदी की गोपाल योजना के बारे में भी आप समझिए। मिल्क प्रोडक्ट से जुड़े पोर्टल का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज बरखियाव गांव में बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे। करीब 1.5 साल में डेयरी बनकर के तैयार हो जाएगी, ये बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं। आसपास के 6 जिलों के पशुपालकों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। 1,75,000 दुग्ध पालकों को बोनस भी मिलेगा। पीएम करीब खबर यह है कि 35 करोड़ रुपए बोनस ट्रांसफर आज करने वाले हैं। प्लांट की एक बेकरी यूनिट भी होगी और पीएम मोदी करीब 4 घंटे कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे, ऐसी भी जानकारी है। और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर दिखाई देंगे। अब 10 दिन में दूसरी बार क्या कुछ कहते हैं, क्या संदेश वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को देते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। चुनाव से पहले लगातार ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं गुंजन के पास। गुंजन। बिल्कुल दीपा, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी अहम हो जाता है। एक तो संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कई सौगातें मिल रही हैं, 10 दिन में दूसरा ये दौरा है। तो वाराणसी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कल शाम को वाराणसी के खड़किया घाट पर विशेष गंगा आरती की गई और गंगा का अभिषेक कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। 10 दिन में प्रधानमंत्री का ये काशी का दूसरा दौरा है, इसलिए कई लिहाज से खास है। आज कई सारी सौगात एक बार फिर से काशी को मिलने जा रही है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात काशी की जनता को मिली थी। और वाराणसी से हमारे संवाददाता नितेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितेश, पहले जब प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे थे तो बड़ी सौगात दी थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। आज 10 दिन में दूसरा दौरा, आज क्या कुछ खास जनसभा को भी वहां वो संबोधित करेंगे? नितेश, चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नितेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सवाल दोहरा दें। सवाल मेरा यही है, 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। आज की तैयारी कितनी भव्य है, जरा दिखाएं तस्वीरों में। निश्चित तौर पे तैयारी पहले ही दिखा देता हूं। आप देखिए सामने मंच पूरी तरह से सज चुका है और मंच पर यह संदेश साफ तौर पर दर्शाया गया है कि पूर्वांचल दूध क्रांति की ओर। और अब ये देखिए, ये युवा जो हाथों में झंडा लेकर जो मैदान है उसमें पहुंच चुके हैं और यही वो मैदान होगा जहां पर ये जो प्लांट होगा उसको यहां पर स्थापित किया जाएगा। तो किस तरह का उत्साह है? बहुत बहुत अच्छा। आप बताइए नितेश, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, युवाओं में तो उत्साह है ही, इसके साथ ही जो काशी की जनता है उसके अंदर बहुत उत्साह है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान है वहां की जनता का वो साफ तौर पर नजर भी आता है।
आगे बढ़ते हैं, मायावती का महामंथन। आगे बढ़ते हुए बात यूपी चुनाव को लेकर मायावती ने अभी पूरी तरीके से पत्ते अपने नहीं खोले हैं। एक तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा चुनावी कार्यक्रमों में लगातार जुटे हुए हैं, तो मायावती फिलहाल संगठन पदाधिकारियों संग यूपी फतेह की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। आज मायावती ने पार्टी दफ्तर पर एक अहम बैठक बुलाई है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सभी जिलाध्यक्षों, मुख्य सेक्टर के प्रभारियों को बुलाया है और मायावती पार्टी दफ्तर में इनसे फीडबैक लेने वाली है। चुनावी अभियान को धार देने के लिए रणनीति पर विचार किया जाएगा और इस बैठक में पार्टी के आगे के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। आगे किस तरीके से मैदान में दिखाई देंगी मायावती, इसकी भी रूपरेखा तय होगी। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव, अगर देखें तो बसपा अभी तक रैलियों में जाती हुई मायावती ना तो नजर आई है और ना ही उस तौर पर तैयारी बसपा की नजर आ रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, क्या खास रहने वाला है आज? देखिए, अगर बीएसपी की बात करें तो उसका जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें मुख्य सेक्टर प्रभारी, कोऑर्डिनेटर, जो मंडल के कोऑर्डिनेटर होते हैं और जो जिला अध्यक्ष, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए आज जो ये बैठक मायावती ने बुलाई है, जितने भी संगठन के जिले हैं उनके सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया है और साथ ही साथ जो मुख्य सेक्टर प्रभारी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टिकट देने से लेकर पार्टी के जो कार्यक्रम है उन सब में उनकी भूमिका होती है, तो उनके साथ ये बैठक मायावती ने बुलाई है। और देखिए, थोड़ा सा हमें बीएसपी में बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव कैसे नजर आ रहा है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो भी बैठकें पहले करती थी वो मीडिया को बाद में एक प्रेस रिलीज जारी होती थी, पर पिछले कुछ समय से स्ट्रेटजी उन्होंने बदली। अब क्या करती हैं कि पहले जिनके साथ मीटिंग होती है उनके साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, जिन लोगों को बुलाया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और फिर वो अपनी बैठक करती हैं। इससे पहले जो 86 सुरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, उनके सभी विधानसभा प्रभारियों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मीटिंग के लिए बुलाया था। तब भी यही रणनीति अपनाई गई। पहले मीडिया को बुलाया गया, वीडियो फोटो अपॉर्चुनिटी कराई गई, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम सारी बातों पर चर्चा की। आज जब सभी जिला अध्यक्षों को बुला रही हैं, जो मुख्य सेक्टर प्रभारी उनको बुला रही हैं बैठक करने के लिए, तो उससे पहले भी एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में ये भी तय होगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहाँ कहाँ रैलियां करेंगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। ये मान के चलिए कि 20-25 दिनों बाद उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, यानी चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी। और ऐसे में आज ये जो बैठक बुलाएगी, इसमें आगे के जो कार्यक्रम है, कहाँ बड़ी जनसभाएं होनी है, कहाँ पर पार्टी के कौन कौन लोग जाएंगे, किस तरीके से जो पूरा चुनावी कैंपेन होगा, चुनावी प्रचार होगा, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। वक्त की नजाकत को भापते हुए अपने तरीकों में बदलाव किया है मायावती ने और आज भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ कहती हैं, उसके बाद जब बैठक से क्या बाहर निकल करके सामने आता है, उस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। बात करते हैं गडकरी की हाईवे क्रांति की। आज मेरठ में उनकी मौजूदगी होगी, तमाम सौगातें मेरठ को आज मिलने वाली है। मेरठ और दिल्ली दोनों जगहों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गुंजन भी लगातार बनी हुई है। गुंजन, बिल्कुल दीपा, सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। मेरठ में आज नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन वो करेंगे। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए नितिन गडकरी पहुंचेंगे। बिजली बम्बा बाईपास चौराहे से हापुड़ अड्डे तक 6 लेन रोड का शिलान्यास किया जाएगा। रिंग रोड और नजीबाबाद में 4 लेन के बाईपास का शिलान्यास गडकरी करेंगे। दोपहर 2 बजे गडकरी सुभारती विश्वविद्यालय में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब चलिए आपको समझाते हैं विस्तार से गडकरी की हाईवे क्रांति आखिर है क्या। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं आज नितिन गडकरी। 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की शिलान्यास भी वो करेंगे, सौगात भी मिलेगी। लोगों को जाम से कहा यह जा रहा है कि आज़ादी मिलेगी, निजात मिलेगी। मेरठ से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। जो लोग दिल्ली से मेरठ जाते हैं, मेरठ से दिल्ली जाते हैं, उनके लिए अब रास्ता आसान हो जाएगा, सुविधाएं भी तमाम होंगी। गडकरी की हाईवे क्रांति और समझिए, मेरठ में रिंग रोड का शिलान्यास वो कर रहे हैं। लंबाई है 13.4 किलोमीटर की, लागत लगेगी 992 करोड़ और 4 लेन का ये होगा। बिजली बम्बा बाईपास से हापुड़ का निर्माण भी होगा, लागत 4500 करोड़ और लंबाई है 4.469 किलोमीटर, लेन है 6 और साथ ही नजीबाबाद बाईपास, इसकी भी सौगात मिलनी है। लंबाई है 10.5 किलोमीटर और लागत होगी 568 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर के आज दोनों ही जगहों के लोगों को, मेरठ दिल्ली के लोगों को किस तरीके से फायदा मिलना है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। कुंजन, बिल्कुल दीपा, सुधीर भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, बड़े हाईवे क्रांति की सौगात आज मिलने जा रही है। ये यूं कहें सौगातें तो एक्सप्रेसवे की लगातार मिल रही है, एक और सौगात अब उसमें जुड़ रही है। देखिए गुंजन, मैं बता दूं, एक समय था जब मेरठ से दिल्ली जाने के लिए लगभग 2.5 घंटे का समय लगा करता था,
एक इतना समय लगने के बाद मेरठ के लोग काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे कि एक ऐसा हाईवे मिलना चाहिए जिससे दिल्ली से मेरठ की दूरी कम हो, और वो हाईवे मिल भी गया है। आज इसका लोकार्पण मेरठ में गडकरी पहुंचकर करेंगे। मैं आपको दिखा दूं, पूरी तैयारी यहाँ पर फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर स्वागत के लिए यहाँ पे अलग से एक पंडाल भी लगाया गया है जिसको भी फूलों से सजाया गया है। पीछे जितने केबिन बूथ है वो भी सबके सब यहाँ फूलों से सजाए गए हैं। एक पूरे स्वागत की तैयारी यहाँ पर की गई है और आज इसको लोकार्पण इसका कर दिया जाएगा, इसको जो है जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल से ही ये यहाँ पर रास्ता चालू कर दिया गया था, लोग इसका उपयोग कर रहे थे और 25 दिसंबर से कहा जा रहा है कि यहाँ पे टोल की वसूली भी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे टोल का शुल्क भी देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप देखा जाए तो मेरठ को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है कि जो दिल्ली से मेरठ की दूरी जो कभी 2.5 घंटे की हुआ करती थी, आज पूरी ये 45 मिनट तक सिमट के रह गई है। और तैयारी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पूरा एक तरह से मंडप की तरह सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है। सारे बूथ यहाँ पर जितने यहाँ पे जो टोल बूथ हैं वो सब सजाए गए हैं। हाईवे फिलहाल चालू है और सबसे पहले गडकरी यहीं पर पहुंचेंगे। ठीक है सुधीर, लंबे वक्त से इंतजार लोगों को था। इंतजार जहां पर 2.5 घंटे लगते थे वहां पर 45 मिनट का वक्त लगेगा। कुल मिलाकर के बहुत बड़ी आसानी भी है और सुविधाएं भी लोगों को मिलेंगी, इसी का इंतजार वो कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और आगे भी आपके पास आएंगे जब नितिन गडकरी वहां पर पहुंचेंगे। बहरहाल